सेक्शंस है जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर उनमें कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? हमें सर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कॉलेज के। अगर बाहर वाला सीमेंट का रोड देखें या पीछे वाला रोड जहाँ से मैं घर से कॉलेज आता हूँ यहाँ पे, सर उसको पहले रोड को बनाया, अब उसको फोड़ के रखा है, उधर पाइपलाइन बिछा दे कुछ तो, एंड उसको वापस बनाएंगे, तो उसमें डबल मनी वेस्ट होता है टैक्स पेयर्स का और टाइम भी ज्यादा लगता है। उससे अच्छा दूसरा कहीं काम हो। बहुत बढ़िया सवाल। पहली बात तो ऐसी है कि आपके कॉलेज के सामने जो रोड है वो NHAI का नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। दूसरी बात यह है कि MLA समीर मेघे के कहने पर मैंने सेंट्रल रोड फंड से ये रोड कंक्रीट का बनाया। दूसरी बात, इसको पूरा पैसा मैंने दिया और फिर ये रोड को शायद पुलिस कैंप पे जयताला तक वहां तक लेके गए हैं और बाद में अंदर में भी कंक्रीट रोड बना है। फिर आपके कॉलेज की कंपाउंड वॉल से इधर भी एक रोड जाता है, वो तो मैं बीच में वहां आया था। तो अब परिस्थिति ऐसी कि कुछ बातें करने में कुछ दिक्कतें आती है, पॉलिटिकली भी आती, पर आज वो रोड अच्छा है, बरसात में पानी नहीं है। और फिर इतनी एजेंसी हमारी सिस्टम में है कि उसमें इट इज रियली इंपॉर्टेंट that we need to establish cooperation, coordination and communication between the stakeholder. मैं कभी-कभी मजाक में कहता हूँ कि हम रोड कंक्रीट का बनाते तो पानी वाले देखते रहते, कब बनता वो तुरंत तोड़ने के लिए आते पाइपलाइन वाले, फिर वो बताया तो टेलीफोन वाले आते, टेलीफोन वालों का रोड अच्छा किया तो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते। तो ये गति शक्ति में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन काफी कुछ हुआ है, पर और ज्यादा होने की आवश्यकता है। मेरा नाम तनीषा है। सर पहले तो थैंक यू, आपने महाराष्ट्र में बहुत डेवलपमेंट किया है जिसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का भी बहुत सपोर्ट है आपको। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी डिक्टेटर है, लाइक ध्रुव राठी। तो सर आपने उनके साथ काम किया है मोदी जी के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका क्या थॉट है इस चीज पर? नहीं, वो बहुत परिश्रमी है, 18 घंटे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के हैं और देश और समाज के प्रति समर्पित है और उनकी अपना एक वेल डिसिप्लिन सिस्टम है। और आज उन्होंने 10 साल में जो काम किया वो जनता के सामने है और मेरा उनसे काफी अच्छा संबंध है। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो काफी बार सब बातों की चर्चा होती है। डिक्टेटर होने की कोई उनमें नजर आते हैं? नहीं, वो तो सब कैबिनेट में सबको पूछते हैं, चर्चा करते हैं। अनेक बार हम अपनी बात रखते हैं, वो उनके मतों के विरोध में होती है, उसको सुनते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं है तो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं है? लोग समझते हैं और ये अक्सर चर्चा होती है कि कुछ तो 36 का आंकड़ा है कि गडकरी जी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, जबकि आप एक पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, परफॉर्मिंग सीनियर मिनिस्टर हैं। और मैं फिर से कहती हूँ कि जब तक आपकी नाम की घोषणा नहीं हुई थी, अटकलें भी लग रही थी इस बार शायद टिकट कट जाएगा। ये क्या होता है, ये गॉसिप चलता है। पहली बात तो ऐसी है कि महाराष्ट्र की जो लिस्ट थी उसमें 3 पार्टनर है, हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें बैठकर बार बार चर्चा हो रही थी। तो पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र की टीम पहले दिल्ली जाती है और दिल्ली में बात होती है और बीजेपी की टीम महाराष्ट्र की जाने के पहले ही महाराष्ट्र में ये 3 पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है उसमें यूनानिमिटी नहीं हो पाई, वो चर्चा ही चल रही थी। तो महाराष्ट्र की लिस्ट ही दिल्ली नहीं गई, तो लिस्ट गए बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम कैसे फाइनल होगा? तो महाराष्ट्र की लिस्ट में मेरा नाम था, इसलिए वो एक टेक्निकल रीजन है कि बाद में नाम आया। अब लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ गलत अर्थ लगाकर कुछ लगते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑफर किया कि मेरा नाम कट रहा है, मेरा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कार्यकर्ता वो है जो बीजेपी के और RSS के कन्विक्शन के साथ काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मंत्री पूर्व मंत्री बनता है, MLA पूर्व MLA बनता है, MP पूर्व MP बनता है, और कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। एंड पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैंने जीवन में कभी मेरा पोस्टर नहीं लगा, ना एडवर्टाइजमेंट छापाना भी नहीं मेरा अपने काम पर विश्वास से मैं काम करता हूं। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना मुझे पता नहीं था, आप शायद होगी, उस समय मैं पहली बार दिल्ली आया था हाफ शर्ट और एक स्वेटर पहन के, मेरे पास कोट ही नहीं था क्योंकि मैं कोट पहनता नहीं था। दिल्ली में उस समय करीब 2 डिग्री वगैरह टेम्परेचर आ गया था
तो मैंने देखा और मैं ऐसा बैठा था, तो फिर रविशंकर प्रसाद ने कहा सब कोट पहन के, तो मेरा वजन बहुत ज्यादा था, अभी मैं बहुत कम हूँ, 135 kg था, अभी मैं 90 हूँ, 45 किलो मेरा वजन कम हो। तो एक सिक्योरिटी गार्ड था मोटा सा, उसका कोट पहनकर मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात को फिर मैं गया। तो मैंने कुछ मांगा नहीं, जो मिला वो मैंने काम किया है। कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना ये पार्टी का अध्यक्ष का निर्णय है। मैं जहाँ हूँ अपना काम करते रहता हूँ। एक दिन मुझे पूछा कि ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, ये जो बना है, ये टोटल इसकी कितना किलोमीटर है, क्योंकि वो बीच में सीएजी ने ऑब्जेक्ट 27 किलोमीटर ऑब्जेक्ट दिया और सिंगल लेन के हिसाब से 265 किलोमीटर है। 4 लेन है, टनल्स है, ब्रिजेस है, आरओबी है। तो फिर मैंने उनको कहा कि इसमें 20% कॉस्ट भी कम हुई है, तो वो उन्होंने उसकी जानकारी मुझे पूछी थी, तो मैंने उनको बताया। तो शाबाशी दी, आपने हाथ सर पर लगाया। एक नहीं, कोई हंसी विनोद की बात होती होगी, काफी जब भी बात होती है तो बहुत मुझे, मेरे कभी खाने के ऊपर बोलते कि भाई हम लोग कैबिनेट में बैठते थे, तो अरुण जेटली और मैं, हमारे यहाँ काजू और वो बादाम रहता था, तो अरुण जेटली और मैं, हमारी जो डिशेस थी वो जल्दी खाली हो जाती थी, तो बोलते थे यार 2-2 डिशेस रखो इनके लिए। ऐसी भी ऐसी मजाक कभी होती रहती। आप संघ से मिलते रहते हैं, संघ का कुछ ऐसा एजेंडा बाकी है जो अभी बीजेपी सरकार को इम्प्लीमेंट करना है? मैं संघ का प्रवक्ता तो थोड़ी हूँ कि उनका एजेंडा, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप उनके साथ अन्याय करते हो, उनका अलग एजेंडा रहता है, उनके कल्चरल और बाकी नेशनलिटी और बाकी के प्रोग्राम होते हैं। संघ बीजेपी को कभी डायरेक्ट नहीं करती, और इसलिए संघ एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आपका सवाल? मेरा सवाल था कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब तो घट गए और कल रात को घटे हैं इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। एलपीजी एलपीजी जो गैसेस है वो अबाव 1000 मिलते मैं आपको इससे ऊपर भी और फायदे की बात बताता हूँ। और जो डेली यूज की जो मैं दिल्ली में उसके इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करता हूँ, फिर 100% टोयोटो की इनोवा गाड़ी बायो इथेनॉल पर यूज करता हूँ। अब मेरा आप सबको आह्वान है कि अब हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, इसके आधार पर आप हाइड्रोजन पे काम करिए। अगर आप 20,000 रुपए महीने का पेट्रोल पे कार पे खर्चा करते होंगे तो इलेक्ट्रिक का खर्चा केवल 2,500 रुपए आएगा। राजनीति में परिवारवाद मुद्दा है और बहुत से लोग, आपकी पार्टी का बाकी पार्टियों पर रहता है एक आक्रमण, बेटा फिर बेटे का बेटा, फिर इस तरह से पार्टियां चल रही हैं। पहले अशोक गहलोत, फिर जूनियर गहलोत, पायलट फिर जूनियर पायलट, कमलनाथ फिर जूनियर कमलनाथ। लेकिन लोग कहते हैं आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, पुराने नेताओं के किसी बच्चे। का पुत्र होना गुनाह नहीं है और उसको टिकट मिलना भी गुनाह नहीं है, और जैसे मेरे पुत्र को टिकट दो इसका आग्रह मैं करूं तो मीनिंगलेस है। मेरे भी लड़के हैं, मेरा लड़का इसी कॉलेज से इंजीनियर हुआ और अभी वो पावर प्रोजेक्ट चला था, तो मैंने उस सबको, मेरे लड़कों और लड़की को कहा कि मेरे जो कुछ मैंने किया है, एसेट्स क्रिएट हुए वो आपके हैं, कर्जा भी आपका है, एसेट भी आपके हैं, और मेरी जो राजनीतिक विरासत है इसके ऊपर अधिकार मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे पार्टी का है, जिनने मुझे बड़ा किया है। मेरा लड़का करके एकदम स्टेज पे जाके बैठे है और टिकट मांगे, ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है, देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं, उनके पिताजी एमएलसी थे, उसके बाद मैं बना। मैं, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनके पास गया था कि देवेंद्र को राजनीति में ले जाता हूँ, तो उन्हें उससे बात करो, तो वो राजनीति में उनके पिताजी के कारण नहीं है, मेरे कारण है। मैंने उनको बोला कि इसको राजनीति में लाओ। तो सवाल ये उठता है कि किसी का पुत्र होना गुनाह नहीं है और उसने अपनी मेटल को प्रूव करना चाहिए और फिर पब्लिक ने उसको टिकट मांगना चाहिए। गड़बड़ कहाँ हो रही है, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडर है वो पार्टी को ब्लैकमेल करता है, मेरे लड़के को टिकट दो, दैट इज